Hello students. So in previous lecture we have studied CFT crystal field theory and now its next topic significance of CFT. तो CFT एक्सप्लेन करता है कलर्ड आयंस के बारे में. The ions of D block elements shows colors. जो D block एलिमेंट्स हैं इनके आयंस मोस्टली उनमें कलर होता है और उसका रीज़न स्प्लिटिंग है बिकॉज द एनर्जी गैप बिटवीन स्प्लिटेड लेवल्स फॉल्स इन विजिबल रीजन. जैसा कि ऑक्टाहेड्रल में हमने देखा कि डी ऑर्बिटल्स दो लेवल में ब्रेक हो जाता है T2G एंड EG. तो यहाँ पर ये जो गैप है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ये गैप विजिबल रीजन में पाया जाता है. ये एनर्जी का जो गैप है, इतनी एनर्जी लाइट के फोटॉन्स में जो विजिबल रीजन में उसमें प्रेजेंट होती है. और अगर वहाँ पर किसी एलिमेंट के आयन में वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है डी ऑर्बिटल में, सपोज यहाँ पर है एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा लोअर ऑर्बिटल से और एक्साइट होकर हायर ऑर्बिटल में चला जाएगा. मीन्स T2G से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा EG में एंड अगेन कम बैक. और फिर वो इलेक्ट्रॉन जब वहाँ से वापस आएगा अपनी ग्राउंड स्टेट में तो एनर्जी रिलीज़ करेगा जो कि कलर के करस्पॉन्डिंग होगी और इसीलिए जो आयंस हैं उनमें कलर होता है. दिस गैप फॉल्स इन विजिबल रीजन. नॉर्मली जो ऑर्बिटल्स हैं लाइक 3D 4S 4P, इनके बीच में जो गैप एनर्जी का वो बहुत ज़्यादा होता है तो इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली एक्साइट नहीं कर सकता. बट डी सब शेल के ऑर्बिटल्स में जो स्प्लिटेड हैं ये एनर्जी गैप कम होता है और इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो सकता है. फॉर एग्जांपल CuH2O4 2 पॉजिटिव यानी कि कॉपर 2 पॉजिटिव आयन अगर एक्वस मीडियम में है तो उसमें जो कॉन्फ़िगरेशन है वो होता है 3D9. 3D9 कॉन्फ़िगरेशन है और फील्ड है टेट्राहेड्रल. तो उसमें 4 इलेक्ट्रॉन नीचे हैं और 5 इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ हैं. तो एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर T2 में यहाँ जा सकता है और वो उसमें जाता है तो 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर लेवल एब्जॉर्ब्स रेड लाइट. वो रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है बिकॉज रेड लाइट की एनर्जी काफ़ी कम होती है और जो कलर एब्जॉर्ब होता है उसके अपोजिट कलर जो है हमें दिखाई देता है. इसलिए Cu2 पॉजिटिव आयन का जो एक्वस सॉल्यूशन है उसका कलर होता है ब्लू. एंड सेम वे टाइटेनियम का 3 पॉजिटिव जो आयन है Ti3 पॉजिटिव, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन T2 लेवल में प्रेजेंट है. ऑक्टाहेड्रल फील्ड है, इसमें T2G से EG के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है जो एक्साइट होकर जाएगा और ये येलो लाइट एब्जॉर्ब करता है जिसके करस्पॉन्डिंग पर्पल कलर हमें दिखाई देता है. तो जो लाइट कलर एब्जॉर्ब करते हैं उनका कलर डार्क दिखाई देगा और जो डार्क यानी कि ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं तो लाइट कलर्स हमें दिखाई देते हैं. तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 1 तो मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो आयन को कलर्ड कर सकता है और एक्वस मीडियम में वो कलर दिखाएंगे बिकॉज वहाँ पर कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है. बट अगर किसी के डी में 0 या डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग नो इलेक्ट्रॉन विल एक्साइट और आयंस कलरलेस हो जाएंगे बिकॉज अगर डी में फुल फील्ड है और 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं या 0 है तो कोई एक्साइटेशन नहीं होगा और अगर फुली फील्ड है तो भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर कोई कहीं नहीं जा सकता. तो स्कैंडियम 3 पॉजिटिव में 0 है, जिंक 2 पॉजिटिव में 10, कैडमियम 2 पॉजिटिव में 10 इलेक्ट्रॉन्स. तो ये तीनों के आयंस जो हैं ये कलरलेस आयंस हैं. इन एब्सेंस ऑफ लिगेंड्स स्प्लिटिंग डू नॉट टेक्स प्लेस. अगर लिगेंड्स प्रेजेंट नहीं है तो स्प्लिटिंग नहीं होगी तो कंपाउंड जो है वो कलरलेस हो जाएगा. फॉर एग्जांपल CuSO4.5H2O जो कि एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है CuH2O5SO4.1H2O
ये है इसका एक्चुअल फार्मूला। तो जब इसको हम हीट करते हैं, या फिर TiCl3 6H2O जो है एक्चुअल में TiH2O6 तो हीट करने पर, गर्म करने पर इन केमिकल्स का जो वाटर है लूजली बॉन्डेड होता है और वो रिमूव हो जाता है ड्यू टू हीटिंग। और हीटिंग के बाद ये बचेगा TiCl4, ये बचेगा CuSO4 और इनका जो कलर है वो कलर ख़त्म हो जाता है। इसका ब्लू और इसका पर्पल कलर वो वाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसीलिए कुछ सॉल्ट्स जो हाइड्रस हैं हीट करने पर वो कलरलेस हो जाते हैं, लाइक CuSO4.5H2 एंड TiCl3.6H2। कलर्स ऑफ जेमस्टोन्स लाइक रूबी, एमराल्ड एट्सेट्रा। जो जेमस्टोन्स होते हैं लाइक हीरा, पन्ना, जिनको हम रूबी कॉपर एट्सेट्रा, तो उनके अंदर जो कलर होता है वो भी आयंस की वजह से है और उनके कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की वजह से वहाँ कलर आता है। और अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की फॉर्मेशन नहीं है, सिंपल कंपाउंड है, तो कोई भी कलर नहीं होगा। नेक्स्ट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ लो स्पिन एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। कुछ कंपाउंड्स में लो स्पिन मीन्स इनर डी ऑर्बिटल्स यूज़ होते हैं लाइक D2sp3, और कुछ में हाई स्पिन यानी कि आउटर ऑर्बिटल्स यूज़ होते हैं sp3d2। तो उसका रीज़न भी है आउटर और इनर डी को यूज़ करने का, वो हम इस थ्योरी से एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट है पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी होता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू पेयर अप द इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप करने के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत होती है उसे हम बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर दो लेवल्स के बीच में गैप कम है और एक कॉम्प्लेक्स में लिगेंड्स की स्ट्रेंथ की वजह से जो गैप है वो ज़्यादा है और टोटल इलेक्ट्रॉन्स डी में प्रेजेंट हैं 6, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो इलेक्ट्रॉन पहले ऊपर वाली लेवल में जाएंगे क्योंकि वो भी काफ़ी नज़दीक है, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी। और अगर गैप ज़्यादा है तो ये 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 4th ऊपर नहीं जा पाएगा और सारे इलेक्ट्रॉन यही होंगे और यहाँ पर होगा नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये होगा इक्विवेलेंट टू हाई स्पिन लो कॉम्प्लेक्स और ये होगा इक्विवेलेंट टू लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो अगर हमारा लिगेंड स्ट्रॉन्ग है जैसे कि NH3 या CO, तो वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड ज़्यादा स्प्लिटिंग करते हैं और इसीलिए वो बनाते हैं इस तरह का लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और हेलोजेंस जो हैं, जो कि सीरीज़ के अकॉर्डिंग वीक लिगेंड्स हैं, तो वो स्प्लिटिंग कम करते हैं और उनमें ये बनता है और ये होते हैं हमारे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और इसमें इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसको हम ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि जो लिगेंड्स हैं उनका डेल्टा नॉट अगर स्मॉल है तो वो है लेस देन पेयरिंग एनर्जी, और वो पेयरिंग एनर्जी से अगर कम है, डेल्टा नॉट वीक लिगेंड्स है, तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी। इफ़ आयन हैज़ D5 कॉन्फ़िगरेशन तो उसकी ये अरेंजमेंट हमें दिखेगी। और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स तब होगा अगर डेल्टा नॉट जो है वो P से ज़्यादा है, यानी कि ये गैप काफ़ी ज़्यादा है पेयरिंग एनर्जी से, तो फिर वो एनर्जी अवेलेबल है और पेयरिंग होगी। और ऐसा होगा जब लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, डेल्टा नॉट लार्ज है और D5 कॉन्फ़िगरेशन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक आएगा, जिसमें अभी कुछ देर पहले हमने देखा था कि 5 इलेक्ट्रॉन पाए गए थे। दिस वन, इसमें डेल्टा नॉट कम है P से, तो पेयरिंग नहीं हुई, वीक लिगेंड्स हैं, और इसमें डेल्टा नॉट काफ़ी ज़्यादा है, ये गैप काफ़ी हाई है बीच में, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जा सका और नीचे ही पेयर अप हो गया। यह है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। तो इसमें हमारे लिए क्वेश्चन है कि ड्रॉ द डायग्राम फॉर D4 D6 D7 इन ऑक्टाहेड्रल एज वेल एज टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस फॉर लो एज वेल एज हाई स्पिन्स।
जिसमें मैं एक एग्जांपल D4 का आपको बताता हूँ। D4 है और फील्ड है टेट्राहेड्रल, तो ये है E और ये है T2, टेट्राहेड्रल में अपोजिट होता है। और दूसरा इसी में गैप कम है और एक गैप ज़्यादा, यहाँ पर लिगैंड स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पर लिगैंड वीक है और इलेक्ट्रॉन है 4। तो अगर स्ट्रॉन्ग है तो इसमें डेल्टा नोट काफ़ी ज़्यादा है पेयरिंग एनर्जी से, तो इसमें पेयरिंग हो जाएगी। और डेल्टा नोट जो है यहाँ पर पेयरिंग से कम है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे और 2 ऊपर की तरफ जाएंगे। सेम वे D6 में यहाँ पर 1 2 3 4 फिर 5 और 6, बट इसमें 1 2 3 4 5 सब में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा और फिर 6 यहाँ आएगा। इट मीन्स अगर गैप कम होता है तो पाँचों में एक एक इलेक्ट्रॉन जाने के बाद पेयरिंग स्टार्ट होती है, और अगर गैप ज़्यादा होता है तो नीचे सारी पेयरिंग हो जाने के बाद जो है ऊपर इलेक्ट्रॉन जाएगा। सेम वे D6 और D7 के लिए भी हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट है। थैंक यू।